जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनगणना 2011 के बारे में, सेंसस 2011। इस वीडियो में हम भारत की जनगणना के डेटा को भी कवर करेंगे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के डेटा को भी हम कवर करेंगे। भारत में हम राज्य के हिसाब से पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज या सिटी वाइज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जनगणना के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज के वीडियो में पिछले 10 साल के सारे पीवाईक्यू कवर किए हैं जनगणना से रिलेटेड, चाहे वो सेंसस से रिलेटेड हो या जनगणना से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो या पॉलिटी में अगर जनगणना का कोई क्लॉज आ रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, सभी को आज के वीडियो में कवर करने किया गया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो अगर हम देखें कि एवरेज क्वेश्चन कैसे आते हैं तो 2 से लेकर 6 तक क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज बेसिस पे आप 3 क्वेश्चन तो ले लीजिए कि जनगणना से आते ही आते हैं हर साल में। तो प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं, तो जैसे दे दिया जाएगा कि अगर इंडिया की जनगणना के बारे में आ रहा है तो दे दिया जाएगा कि किस राज्य में मतलब जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या की किस राज्य की मैक्सिमम जनसंख्या है, किसकी मिनिमम है, इस तरह के क्वेश्चन। फिर घनत्व के बारे में, ठीक है, जन घनत्व के बारे में क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड और जन घनत्व का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और क्या आते हैं, और आते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन। लिंगानुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, चाहे हम इंडिया के संदर्भ में पढ़ रहे हैं या फिर इसे हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात और सेक्स रेशियो से रिलेटेड हो गए। उसके बाद पॉलिसी रिलेटेड, अगर इंडिया में कोई पॉलिसी या उत्तर प्रदेश में भी जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई है तो करेंट ईयर्स में क्या देखा गया है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पॉलिसी से रिलेटेड या अगर कोई आर्टिकल या शेड्यूल है, ठीक है, तो आर्टिकल शेड्यूल पॉलिटी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आर्टिकल या शेड्यूल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सूची से रिलेटेड कि जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत आता है। तो आज के वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो के फर्स्ट हाफ में इंडिया की जनसंख्या है और उसके बाद सेकेंड हाफ में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी है। तो इंडिया की जनसंख्या सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो 2011 में भारत ने जनगणना आयोजित की थी। पिछली जनगणना 2021 में भी होनी थी लेकिन कोविड की वजह से वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो इससे रिलेटेड हम डेटा देख लेते हैं। तो जो 2011 थी उसमें भारत की जनसंख्या काउंट की गई थी 121.08 करोड़। ठीक है, और जो कि उस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन की थी 17.5%। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन होगी उसका 17.5% इंडिया की पॉपुलेशन थी। ठीक है, इसमें दशकीय वृद्धि किसके संदर्भ में, जो पिछली जनगणना थी। तो पिछली जनगणना 2011 से पहले हुई थी 2001 में, तो इसका मतलब 2001 से लेके 2011 तक 17.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। फिर है औसत वार्षिक घातांक की पर ईयर किस रेट से बढ़ रही है, तो पर ईयर 1.64% के रेट से बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है जन घनत्व। जन घनत्व का मतलब होता है कि अगर हम पूरे भारत के पॉपुलेशन को डिवाइड कर दे पूरे भारत के क्षेत्रफल से, तो पर किलोमीटर स्क्वायर में जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं भारत में उसको बोलेंगे जन घनत्व। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व कितना था पूरे भारत का, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, फिर शहरी जनसंख्या, अब टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसमें से शहर में कितने % लोग रह रहे हैं, तो ये रह रहे थे उस समय 31.2%, 31.2%। ठीक है, और कितने लोग इसमें क्या बोलते हैं ग्रामीण जनसंख्या, तो 100 में से शहरी को माइनस कर दीजिए तो ग्रामीण जनसंख्या निकल आएगी, तो क्योंकि बाकी लोग गांव में रह रहे होंगे तो 68.8% ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, कितने लोग पढ़े लिखे थे। तो अभी हम आगे देखेंगे इसकी साक्षरता दर को किस तरह से मेजर करती है भारत की सरकार। तो कितने % साक्षर लोग थे 2011 में, ये थे 74.04% टोटल जनसंख्या में से, और इसमें से ग्रामीण में कितने थे 67.8% और शहरों में कितने थे 84.1%। तो आप अंतर देख सकते हैं कि गाँव में शिक्षा, गाँव की अपेक्षा शहरों में शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है,
इसलिए शहरी शिक्षा साक्षरता दर जो थी वो ग्रामीण साक्षरता दर की अपेक्षा हाई थी, ठीक है। अर्बन लिटरेसी रेट वाज हायर देन रूरल लिटरेसी रेट। नेक्स्ट आता है पुरुष साक्षरता दर। तो पुरुष की कितनी थी टोटल, अगर हम परसेंटेज, मतलब पुरुष साक्षरता दर का मतलब है टोटल पुरुषों की पॉपुलेशन और उसमें से कितने साक्षर पुरुष हैं उनकी पॉपुलेशन का परसेंटेज। तो ये 82.1% पुरुष साक्षर थे, ठीक है। और महिलाएं, टोटल महिलाओं की पॉपुलेशन और उसमें से कितने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं, तो ये थी 65.46%, ठीक है। तो ये हो गई पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दर। तो आप देख रहे होंगे कि पुरुष की साक्षरता भी महिलाओं की साक्षरता से ज्यादा है। नेक्स्ट आता है लिंगानुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल मेमोराइज करके रखिए क्योंकि लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप एमसीक्यू में भी तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही जैसे आप मेंस में ऐसे लिखते हैं या आंसर राइटिंग है तो उसमें भी ये वाले डेटा का रेफरेंस ले सकते हैं। तो लिंगानुपात भारत को जो था वो था 943, ठीक है। 943 लिंगानुपात, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से महिलाओं की संख्या पर 1000 पुरुषों पे कितनी थी। ये भी अभी हम देखेंगे कि लिंगानुपात किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट शिशु लिंगानुपात। एक तो लिंगानुपात जो ओवरऑल है, ठीक है, जितनी भी जनसंख्या है उसमें से कितने महिला पुरुष उस रेशियो में। दूसरा काउंट किया जाता है शिशु लिंगानुपात। शिशु का मतलब 0 से 6 वर्ष की कितनी पॉपुलेशन है और उसमें से, उस पॉपुलेशन में से 0 से 6 वर्ष की पॉपुलेशन में से लड़कियां कितनी है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं शिशु लिंगानुपात कैलकुलेट। तो ये कितना आया था, ये आया था 919। तो ओवरऑल की अपेक्षा शिशु लिंगानुपात कम था, ठीक है। अच्छा, सेक्स रेशियो कैसे काउंट करते हैं। जो भारत में सेक्स रेशियो काउंट करने का है वो लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ फीमेल ले लीजिए, ठीक है, पर 1000 मेल, ठीक है। अगर 1000 मेल लें तो कितनी फीमेल उसके हिसाब से पड़ेंगी, ठीक है, मतलब कितनी कैलकुलेशन में आएंगी। ये तो होता है भारत में सेक्स रेशियो का। कई देशों में ऐसा भी होता है कि 1000 फीमेल पे मेल लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ज्यादातर, उनमें क्या है कि 1000 फीमेल मेल पर 1000 फीमेल, पर भारत में 1000 मेल पर कितनी फीमेल है। तो इसका मतलब जैसे लिंगानुपात 943 आया था, 943 आया था, इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं भारत में, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। चलिए अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में। तो क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। तो अभी हमने देखा भारत में 943 लिंगानुपात था, ठीक है। तो इसमें था 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, 950, 960, तो तीनों ही गलत थे। इसका आंसर डी हो गया था क्योंकि लिंगानुपात कितना है, 943 है इंडिया का, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब पहले हमने देख लिया कि लिंगानुपात क्या है। अब हम देखते हैं जनसंख्या के आधार पर राज्य की, किस राज्य में, भारत में जो पॉपुलेशन काउंट किया गया था तो किस राज्य में कितनी जनसंख्या थी, उसके हिसाब से राज्यों की रैंकिंग, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य थे वो कौन कौन से थे, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे बिहार, ठीक है। ये रैंकिंग आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर इंडिया के मैप में भी देखेंगे तो ये देखिए जो डार्क ब्राउन कलर के हैं ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे ये आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश है, सेकंड पे महाराष्ट्र हो गया, थर्ड पे बिहार, ठीक है। इस तरह से आप रैंकिंग देख सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है कि हमने अभी तो देखे राज्य कौन से हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले। अब दो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन से भारत के ऐसे 2 जिले हैं जिनमें की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई गई 2011 में। तो ऐसे 2 जिलों के नाम आप याद रखिएगा। एक तो था ठाणे महाराष्ट्र का, ठीक है, और दूसरा था उत्तरी 24 परगना। उत्तरी 24 परगना कहाँ का, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो ये 2 जिलों के नाम आप याद रखिएगा जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई गई थी 2011 के जनगणना में। नेक्स्ट जनसंख्या के आधार पर राज्य देख रहे हैं हम। तो इसमें पहले हमने क्या देखे, ज्यादा जनसंख्या वाले। ज्यादा जनसंख्या वाले कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कौन सा था तीसरा, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार।
अब हम देखेंगे नीचे से कि सबसे कम जनसंख्या वाले कौन से। तो सबसे कम जनसंख्या वाले दो याद रखिएगा, सिक्किम और मिजोरम, ठीक है। तो सिक्किम और मिजोरम, सिक्किम की कितनी 10 लाख और मिजोरम की सिक्किम की 6 लाख और मिजोरम की कितनी 10 लाख, ठीक है। तो सिक्किम 6 लाख और इसकी 10 लाख, दोनों के नाम याद रखिएगा। अब जैसे हमने पिछले देखे थे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से थे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे कम पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से पाए गए इंडिया में। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों ही अरुणाचल प्रदेश के हैं। पहला तो है दिबांग घाटी और दूसरा है अंजाव, ठीक है। तो दिबांग घाटी और अंजाव, दोनों नाम आप याद रखिएगा, अंजाव, ठीक है। ये सबसे कम पॉपुलेशन वाले भारत के दो जिले पाए गए थे 2011 में। फिर देख लेते हैं कि अभी हमने क्या देखे, अभी हमने सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य देखे, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य देखे। अब हम देखेंगे सबसे ज्यादा और सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, ये याद रखिएगा। और सबसे कम वाला लक्षद्वीप, ठीक। तो ये दोनों नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य। अब वृद्धि वाले, इसका मतलब है कि 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना तक किसमें परसेंटेज में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेघालय की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला वृद्धि वाला राज्य है मेघालय, तो इसमें 27.9% की ग्रोथ पाई गई। इसका मतलब अगर 2001 में, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, कि 100 लोग थे, तो 2011 में 127.9 लोग इसमें हो गए हैं, ठीक है। तो 27% की वृद्धि हो गई है पर 100 लोगों पे, ठीक है। प्रति 100 व्यक्तियों पे 27 लोग बढ़ गए हैं। तो ये हो गया। तो पहला नंबर पे क्या, मेघालय आप याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पहले पे मेघालय और दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया सबसे ज्यादा। अब दूसरा आता है सबसे कम। तो सबसे कम में जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है नागालैंड का नाम, क्योंकि नागालैंड में कम हुई है जनसंख्या, बढ़ी नहीं है। 2001 की तुलना में 2011 में इसमें नेगेटिव में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो कितनी, -0.6%, ठीक है। तो नागालैंड का नाम जरूर याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव में गई थी 2011 में जो जनसंख्या थी। और दूसरे नंबर पे केरल, तो केरल में 4.9% की ही सिर्फ वृद्धि हुई है। तो आप देखिए कि जनसंख्या के बढ़ने का जो रिलेशन होता है ना, वो शिक्षा से भी होता है, कि जब लोग ज्यादा शिक्षित होते हैं तो फिर वो ज्यादा अवेयर होते हैं जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रति। और जो केरल है वो सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है इंडिया में। अभी देखेंगे आगे के स्लाइड में जब हम लिटरेसी रेट पढ़ेंगे। तो केरल क्योंकि ज्यादा शिक्षित है, इसलिए अवेयरनेस भी ज्यादा है वहां पॉपुलेशन को लेके, तो इसलिए ऑटोमेटिकली जो वृद्धि है वहां पर लोएस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप केरल को कोरिलेट कर सकते हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों से। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश। अभी हमने परसेंटेज में राज्य देखे थे, ठीक है। परसेंटेज में राज्य कौन सा, मेघालय, जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, और सबसे कम किस में हुई थी, नागालैंड में, ठीक है। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है वो हुई है दादरा एंड नागर हवेली में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, दादरा एंड नागर हवेली कहाँ पड़ता है, गुजरात के पास पड़ता है ये। और दूसरी जो सबसे कम हुई है वो कहाँ पर हुई है, लक्षद्वीप में, ठीक है। तो लक्षद्वीप में सबसे कम और दादर नागर हवेली में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप दोनों नाम। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं। जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो अभी हमने देखा सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो गया, आंसर डी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी दर्ज की गई। तो अभी हमने देखा नेगेटिव -0.6 कहाँ की, नागालैंड की जनसंख्या में, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो गया नागालैंड। अब आती है पॉपुलेशन डेंसिटी।
पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? देखिए, अगर हम डेंसिटी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, हमने नॉर्मली डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, घनत्व का फॉर्मूला। यहाँ पर डेंसिटी कैसे लेते हैं जब जनसंख्या की बात होती है? कि भारत के जितना भी क्षेत्रफल है उसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं। तो कैसे निकालेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी? एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, एरिया ऑफ इंडिया को नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को ऊपर रख दिया, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई? पर किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या, ठीक है। इसी को बोलते हैं जनघनत्व। तो भारत का जनघनत्व कितना निकाला गया है 2011 में? ये 382, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, 382। ये तो हो गया पूरे भारत का जनघनत्व। अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं, सबसे कम घनत्व वाले राज्य, और सबसे ज्यादा और सबसे कम घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है, तो इस तरह से चारों को हम कवर करेंगे। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो है बिहार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा गया है पिछले सालों में। दूसरे पे आता है पश्चिम बंगाल, और तीसरे पे आता है केरल। तो बिहार पॉपुलेशन में तो, कुल जनसंख्या में तो तीसरे नंबर पे था, लेकिन जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पे। इसका मतलब बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ज्यादा व्यक्ति निवास कर रहे हैं, ठीक है, किसी राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो बिहार ऐसा राज्य है जहां पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरल, ठीक है। तो तीनों नाम आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो सबसे कम किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। तो आप डिफरेंस देख लीजिए, बिहार में तो कितने लोग थे? 1100 लोग रह रहे थे, 1106 लोग। और अरुणाचल में कैसे रह रहे हैं? अरुणाचल में रह रहे हैं 17 ही लोग, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि पहले तो हमने देखा 382 भारत का जो जनसंख्या घनत्व था। इसका मतलब है कि हम भारत की क्षेत्रफल से को डिवाइड कर रहे थे भारत की कुल जनसंख्या से। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जब हम देख रहे हैं कि 17 है, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग हैं और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो इस तरह से हम राज्य की जनसंख्या घनत्व निकालते हैं, राज्य का जनसंख्या अपन राज्य का क्षेत्रफल। तो इस हिसाब से अरुणाचल में सबसे कम है 17, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मिजोरम अरुणाचल के बाद, और उसके बाद सिक्किम आता है, ठीक है। तो ये आ गया। ये आप इससे भी देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व, ये देखिए, ये जो डार्क एरिया आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 500 से ज्यादा लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और जो लाइट एरिया है तो फिर इनमें जनसंख्या घनत्व जो है 0 से 250, ये लाइटर एरिया वाले, और बाकी ये नीचे के जो है इनमें 251 से 500 तक, ठीक है, राज्य के हिसाब से। फिर आता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अभी हमने राज्य देखे थे, राज्यों में बिहार था, केंद्र शासित में कौन सा है? केंद्र शासित में दिल्ली है, ठीक है। इसमें कितने? 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो डिफरेंस देख सकते हैं आप कि कितना ओवर पॉपुलेटेड है दिल्ली, इसीलिए यहाँ पर पॉल्यूशन की समस्या भी बहुत ज्यादा हो रही है इसी वजह से। फिर नेक्स्ट जो दूसरा है वो है चंडीगढ़, और तीसरा है पुडुचेरी, ठीक है। तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? तो ये है अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। ये आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है यूनियन टेरिटरीज में। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? तो किसमें सबसे कम था? अभी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, 17 ही लोग रह रहे थे वहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, सिर्फ इतने ही लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे अधिक घनी आबादी का मतलब वही जन घनत्व जिसमें सबसे ज्यादा हो, तो कौन सा राज्य है? बिहार, ठीक है। आंसर इसका क्या हो गया? डी हो गया।
फिर आता है भारत में लिंगानुपात, सेक्स रेशियो इन इंडिया। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो आता है केरल। केरल में 1084 लड़कियां हैं, फीमेल हैं पर 1000 मेल पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, यहाँ पर 996 फीमेल है पर 1000 मेल पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश 993 फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। तो तीनों नाम आप याद रखिएगा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये तीन हो गए। अब लिंगानुपात दो तरह से मेजर किया जाता है, हम पहले भी देख चुके हैं, एक तो ओवरऑल और दूसरा 0 से 6 वर्ष की आयु में अलग से, ठीक है, जिससे कि करंट ट्रेंड पता लगे कि पिछले 6 सालों में क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे गर्भपात की बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं आ गई कि ड्रास्टिकली एकदम से लिंगानुपात का जो आंकड़ा है वो गिर गया हो, ठीक है। तो इसलिए अलग से 0 से 6 साल का डेटा लिया जाता है। तो इसमें जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वो पाया गया है अरुणाचल में, ठीक है। ये कितना 972 और दूसरे नंबर पे मिजोरम में 970, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर सेक्स रेशियो में न्यूनतम लिंगानुपात, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम किस राज्य में है, ये है हरियाणा में। और दोनों में ही, चाहे वो ओवरऑल लिंगानुपात लिया जाए या 0 से 6 वर्ष में लिया जाए, दोनों में ही हरियाणा जो है उसमें सबसे कम लिंगानुपात पाया गया 2011 की जनगणना में। तो कितना पाया गया, हरियाणा में पाया गया 879, ठीक है। और 0 से 6 साल में भी सबसे कम हरियाणा में ही पाया गया। ओवरऑल में दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, ठीक है। और यहाँ पर पंजाब 0 से 6 साल में दूसरे नंबर पे और जम्मू कश्मीर जो है वो तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम में सबसे कम लिंगानुपात, और 0 से 6 वर्ष में हरियाणा, पंजाब और कश्मीर में, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक किसमें पाया गया, तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश, तो ऊपर देखिए सर्वाधिक कहाँ पर पाया गया था, केरल में और तमिलनाडु में पाया गया था, ठीक है। तो और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ठीक है, दोनों में ही। तो कोरिलेट कर लीजिए कि केरल के बगल में ही लक्षद्वीप है और तमिलनाडु, पौंडीचेरी जो है वो तमिलनाडु के साइड में ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली भी ये इम्पैक्ट करता है जो लिंगानुपात होता है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए पुडुचेरी यहीं पर है और इसकी राज्य की रैंकिंग में भी सेकंड नंबर पे था, तो इधर फर्स्ट नंबर पे आ गया ये केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है लिंगानुपात पे। तो पुडुचेरी फर्स्ट और लक्षद्वीप सेकंड, ठीक है। अब सबसे कम किस में है, अच्छा 0 से 6 वर्ष में देख लेते हैं। 0 से 6 वर्ष में देख लेते हैं कि किस में ज़्यादा है। तो 0 से 6 वर्ष में जो सबसे ज़्यादा है यूनियन टेरिटरी में वो है अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये कितना है 968, और सबसे कम कौन सी यूनियन टेरिटरी में, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में 871 है। तो देखिए कितना कम है, दिल्ली में 871, और हमने यहाँ हरियाणा में देखा था तो हरियाणा में 879 था। तो राज्यों से भी कम है दिल्ली में, ठीक है। 871 और 879 राज्यों में था हरियाणा का, और 871 है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में कितना लिंगानुपात, कैसे ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो 1900 अगर 1951 से आप देखते हैं तो 46, 41, 30, 34, 27, 33 और 43, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग है एक कि किस तरह से अभी करंट ट्रेंड चल रहा है। तो कोई खास अंतर नहीं आया 1951 से लेके 2011 तक, वहाँ पर 946 था ओवरऑल और अभी 943 है, ठीक है। लेकिन 0 से टू 6 ईयर्स एज अगर आप देखते हैं तो 918 आ चुका है। क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम दर्ज किया गया है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों में ही, किसमें, हरियाणा में, ठीक है। ओवरऑल हरियाणा में सबसे कम किया गया है, तो सी हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट है 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका है इन चारों में? वैसे तो केरल का है, पर केरल इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ए हो गया इसका आंसर, तमिलनाडु। ठीक है, केरल के बाद कौन सा था? तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, तो तमिलनाडु हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? बाल जनसंख्या का मतलब 0 to 6%। ठीक है, तो किसमें सबसे कम था? हरियाणा में। हमने देखा कि हरियाणा में ओवरऑल भी कितना कम था और 0 to 6 वर्ष में भी लिंगानुपात सबसे कम था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जनगणना 2011 से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस समुदाय का सबसे कम है? एक्चुअली ये अभी आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि समुदाय के हिसाब से जो लिंगानुपात है वो, ठीक है, मतलब कौन से धर्म में सबसे कम है। तो अभी आप ऐसे देख लीजिए इसको कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था और हमने ऊपर देखा था कि पंजाब में भी सबसे कम की रैंकिंग में आ रहा था। ठीक है, और पंजाब में क्या है? सिख ज्यादा है। ठीक है, सिख, तो सिख का इसका मतलब सबसे कम हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर हम धर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो इसका क्या हो गया? बी हो गया। तो देख लेते हैं कितना कितना है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में भी ये वाले पॉइंट कि सिख का है 893, हिंदू का है 931, मुस्लिम का है 936, बुद्धिस्ट का है 953 और क्रिश्चियन का है 1009 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसका मतलब सिख में 893 गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं पर 1000 मेल पर। ठीक, तो ये हो गया रिलीजन के हिसाब से लिंगानुपात। अब हम देख लेते हैं साक्षरता दर की क्या स्थिति है भारत में। तो साक्षरता दर में अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो स्टेट वाइज क्या है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो केरल का, उसके बाद मिजोरम का, उसके बाद गोवा का। ठीक है, तो तीन टॉप इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तीन पर आप ज्यादा स्ट्रेस देकर याद करिएगा और चाहे तो पांचों भी याद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो साक्षरता दर होती है ये पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं ली जाती है, ये ली जाती है 7 वर्ष से ऊपर की पॉपुलेशन में कितने लोग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जैसे टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है 7 वर्ष के ऊपर की, उसमें से भी कितने % लोग लिख पढ़ सकते हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इस तरह से साक्षरता दर काउंट करी जाती है सिर्फ 7 वर्ष से ऊपर की व्यक्तियों के लिए। तो ये तो हो गई कि सबसे हाईएस्ट किसकी है लिटरेसी रेट। अब हम देख लेते हैं कि सबसे कम किसकी है। सारे राज्यों में सबसे कम साक्षरता, तो सबसे कम है बिहार की 61.8%। ठीक है, पॉपुलेशन में सेकंड नंबर, जनघनत्व में फर्स्ट नंबर और लिटरेसी में लास्ट नंबर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश सेकंड 65.4%, उसके बाद राजस्थान। ठीक है, तो 3 बॉटम स्टेट है ये जिनमें सबसे न्यूनतम साक्षरता दर पाई गई 2011 की जनगणना में। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में देख लेते हैं कि सबसे अधिक साक्षरता दर, तो सबसे अधिक केरल में राज्यों में थी, तो केरल के बगल में ही लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा 91.8%। सेकेंड नंबर पे दमनदीप 87% और अंडमान की 86%। ठीक है, उसके बाद सबसे कम किस में है? सबसे कम है दादर व नागर हवेली में। ठीक है, तो ये कितनी है? 76.2%। ठीक है, ये वाली देखिए, तो सबसे कम दादर नागर हवेली में और सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में लिटरेसी रेट। फिर अब कुछ और देख लेते हैं आंकड़े जो कि साक्षरता दर से रिलेटेड है कि महिला और पुरुष की साक्षरता में सबसे अधिक अंतर कौन से राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। तो अगर परसेंटेज ऑफ लिटरेट फीमेल और परसेंटेज ऑफ लिटरेट मेल ले और दोनों को माइनस कर दें तो डिफरेंस जो है वो सबसे हाईएस्ट डिफरेंस आया है राजस्थान में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, राजस्थान में। उसके बाद सबसे कम अंतर मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जो साक्षर है वो कौन सा राज्य है? वो है मेघालय। ठीक है, वहां पर जो प्रतिशतता है महिला पुरुष साक्षरता की उसमें सबसे कम अंतर पाया गया। फिर आता है सबसे अधिक साक्षर जिला, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन
का परसेंटेज सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, साक्षर है, ठीक है, लिटरेट है। तो किसका? ये सर्चिप मिजोरम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप। सर्चिप मिजोरम का एक जिला है, इसमें सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट पाया गया, ठीक है। और सबसे कम लिटरेसी रेट किसमें पाया गया? ये है मध्य प्रदेश का जिला अलीराजपुर। तो अलीराजपुर में सबसे कम लिटरेसी रेट, ठीक है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये याद रखिएगा। फिर हम देख लेते हैं कि धर्म के हिसाब से जो जनगणना हुई थी उसकी क्या स्थिति है 2011 में। तो आप देख रहे होंगे कि 2011 में पॉपुलेशन हिंदू थे 96.6%, 6 करोड़, ठीक है, ये नंबर्स हैं। 17.2 करोड़ मुस्लिम, क्रिश्चियन 2.7 करोड़, सिख 2.08 करोड़, बुद्धिस्ट 84 लाख के लगभग, और जैन 45 लाख के लगभग, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद आता है परसेंटेज कितना है टोटल पॉपुलेशन में, इनका परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज कितना हो गया? ये हो गया 79.8% हिंदू सबसे ज्यादा, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, फिर बुद्ध और फिर जैन, ठीक है। तो इस रेशियो में अब अगर डिकेडल चेंज मतलब कि पिछले 10 सालों में बढ़े हैं या घटी है इनके पॉपुलेशन, अगर ये देख लें तो हिंदू तो कम हुए हैं, ठीक है, हिंदू पिछले 10 साल में मतलब 2001 से लेके 2011 तक परसेंटेज में कम हुए हैं, पॉपुलेशन में नहीं, पॉपुलेशन में बढ़े होंगे पर परसेंटेज, अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें भारत की जनसंख्या की, तो परसेंटेज इनका कम हुआ है, ठीक है, प्रतिशतता कम हुई है। मुस्लिम की प्रतिशतता बढ़ी है, क्रिश्चियन की में कोई चेंज नहीं आया, सिख की घटी है, ठीक है, सिख की घटी है, बुद्धिस्ट की भी घटी है, और जैन के में कोई चेंज नहीं आया। तो क्रिश्चियन और जैन में कोई चेंज नहीं, सिख और बुद्धिस्ट, सिख, बुद्धिस्ट और हिंदू की घटी है, और सिर्फ मुस्लिम ही ऐसे हैं जिनकी प्रतिशतता में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये सारे डेटा आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है दूसरी तरह से रिलीजन का जो क्या बोलते हैं डेटा है वो देख लेते हैं कि कुल में से ग्रामीण कितनी थी और शहरी कितनी जनसंख्या थी, ठीक है। तो ये डेटा है कि टोटल में से, टोटल जैसे 79.8, ठीक है, तो इसमें से 82% जो हैं वो रूरल में रह रहे हैं और बाकी के अर्बन में, ठीक है। तो ये भी आप एक बार चार्ट देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा परसेंट में पॉपुलेशन जो है वो नगर में रह रही है, शहरों में रह रही है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ट था, तो इसमें देख लेते कि किसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो रह रही है। तो इसका मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितना परसेंट शहरों में रह रहा है। जैसे जैन के जो टोटल कितने लोग हैं पॉपुलेशन में, उनमें से कितने परसेंट शहरी हैं, हिंदू के कितने लोग हैं और उनमें से कितने परसेंट शहरी है, ठीक है। तो ये वाला डेटा था, तो इसका आंसर था डी, जैन का शहरी प्रतिशत सबसे ज्यादा है। और कितना है कि कुल जितनी जैन पॉपुलेशन है उसमें से 80% शहरी हैं, ठीक है। हिंदू में 29% शहरी हैं, मुस्लिम में 40, क्रिश्चियन में 40 और बौद्ध में 43% शहरी लोग हैं, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं। तो ये रिलीजन वाइज रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन भारत में 2011 सेंसस में, ठीक है। तो टोटल जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 20 करोड़ थी, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन में से 20 करोड़ एससी पॉपुलेशन थी। उसके बाद सबसे ज्यादा कहां पर थी, मतलब नंबर्स में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये थी उत्तर प्रदेश में। और अगर
और अगर हम परसेंटेज में सबसे ज्यादा देखें, ठीक है, नंबर्स में तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, मतलब कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, और अगर हम प्रतिशतता में देखें तो प्रतिशतता में थी पंजाब में, ठीक है। तो दोनों ही स्टेट आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा नंबर्स में किस राज्य में एससी पॉपुलेशन थी, वो थी उत्तर प्रदेश में, और परसेंट में किस में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन थी, तो वो थी पंजाब में, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद एसटी पॉपुलेशन, अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन, ये भी देख लेते हैं। तो एससी तो कितनी थी, 20 करोड़, और एसटी थे 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़, ये याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन कहां पर थी, ये थी मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा थी। और सबसे ज्यादा परसेंटेज में कहां पर थी, जैसे हमने ऊपर देखा कि एससी की सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज्यादा पंजाब में। इसी तरह से एसटी की सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में और परसेंटेज में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में, ठीक है। तो ये हो गई लक्षद्वीप में। उसके बाद ऐसे भी कुछ राज्य थे जिनमें कि कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं पाई गई थी, ठीक है, तो उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। तो नो एसटी पॉपुलेशन वाले कौन कौन से राज्य थे, पहला तो था पंजाब, दूसरा था हरियाणा, ठीक है, और पंजाब हरियाणा दोनों हो गए, तो साथ में उसकी यूनियन टेरिटरी भी आ गई, कौन सी, चंडीगढ़ आ गई, ठीक है। उसके बाद आ गया दिल्ली, और फिर आ गया दूसरा यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, ठीक है, तो पुडुचेरी आ गया। क्लियर है। तो ये 5 नाम आप याद रखिएगा जहां पर कोई भी एसटी पॉपुलेशन जनगणना में नहीं काउंट हुई थी। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में सबसे कम है। तो सबसे कम किस में है ये है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश है उसकी 0.6% जनसंख्या भी एससी एसटी जो थी वो नामांकन किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसमें 0.6% पॉपुलेशन ही एसटी पॉपुलेशन है, एसटी, ठीक है, जनजाति पूछ रहा है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, एसटी का। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं भी पता है, तो अगर हमें कॉमन सेंस से गेस करना है, तो देखिए अभी हमने एसटी का जितना भी डेटा पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा एसटी है, उसके बाद जो तमिलनाडु और केरल है उनमें क्या है, वेस्टर्न घाट है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में। तो एसटी क्या होती है, अनुसूचित जनजाति, ये ज्यादातर जंगलों से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जहां पर जंगल होंगे वहां पर पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इनकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आप मतलब सेंस की बात है, ये ध्यान में रखिएगा। तो तमिलनाडु और केरल तो वैसे भी आउट हो गए। अब बिहार जो है, तो बिहार में भी, बिहार क्या है, छत्तीसगढ़ में भी एसटी है और मध्य प्रदेश में भी, और बिहार उसके पास में है। तो ऑब्वियसली अगर ज्योग्राफिकल भी देखें तो बिहार का ज्यादा कोरिलेशन लग रहा है एसटी पॉपुलेशन से, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट प्लेन है, और यहाँ पर जो एसटी पॉपुलेशन है वो तो या तो ऊपर की तराई एरिया में पाई जाती है या फिर नीचे जो एमपी के टचिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में इस हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि कम एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है सेंसस के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि पहला जनगणना कब हुई थी, भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1872 में, और किसने करवाई थी, ये करवाई थी लॉर्ड मेयो ने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, ये याद कर लीजिएगा कि लॉर्ड मेयो ने 1872 में भारत की प्रथम जनगणना कंडक्ट करवाई थी। पर ये तो एक रफ जनगणना थी, जो सिस्टमैटिक जनगणना हुई थी वो इससे 9 साल बाद करवाई थी लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। तो तरीके वाली जो करवाई थी वो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। कब करवाई थी ये, 1881 में, 1881 में, ठीक है। और अभी जो हाल में ही सेंसस हुआ, जो जनगणना हुई है इंडिया की 2011 वाली, वो 15वीं जनगणना थी, ठीक है, 15वीं, ये आप याद रखिएगा, 15th सेंसस थी वो, ठीक है। तो 15वीं थी ये। और दुनिया की अगर हम पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में देखें तो जो पहला सेंसस था
वो 1749 ईस्वी में स्वीडन में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 1749 में स्वीडन में पहली जनगणना हुई थी। अच्छा, ये जो 2011 वाली जनगणना थी, इसके हेड कौन थे? तो हेड आप याद रखिएगा सी चंद्रमौली, आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है। वो किस पद पर कार्यरत थे? द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत थे, ठीक है। तो सी चंद्रमौली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सी चंद्रमौली, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर है मोटो क्या था? सेंसस का एक नारा होता है ना, जैसे शुभांकर होता है गेम्स में, आपने देखा होगा। तो उसी तरह से जो 2011 सेंसस था, उसका मोटो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक है। अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक है। अगर हिंदी में आप इसको कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। फिर इसमें अच्छा, एक और मतलब इसमें नहीं, सेंसस के अंतर्गत नहीं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जनगणना के संबंधित, उसमें जो भारतीय जनसंख्या की स्थिरीकरण का लक्ष्य दिया गया है, वो कब का दिया गया है? पहले दिया गया था 2045 का, लेकिन हाल ही में इसको रिवाइज कर दिया गया है और 2070 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि जो स्टेबलाइजन है, मतलब कि उसके बाद जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। स्त्रीकरण से मतलब है कि जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद जन्म दर और मृत्यु दर बैलेंस हो जाएगी, और फिर जितने लोग हैं उतने ही लोग रिप्लेस होते रहेंगे आगे आगे, ठीक है। तो ये होता है स्त्रीकरण। तो इसका टारगेट है 2070 का, ठीक है। उसके बाद जो जनसंख्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर आती है? कॉन्स्टिट्यूशन में आती है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। और यूनियन लिस्ट में आती है ये, केंद्र सूची में, ठीक है। और कौन से आर्टिकल में बात की गई है इसकी? 246 में। तो केंद्र सूची का विषय है जनगणना, केंद्र सूची, ठीक है। केंद्र सूची में ही होगा ना, क्योंकि सभी राज्यों से भी डेटा ले रहे हैं, तो केंद्र सूची में। उसके बाद 2011 का जो सर्वे हुआ था, उसमें 35 तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, जैसे कि यही मान लीजिए लिंगानुपात का हो गया, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लोग हैं, ठीक है, उम्र क्या है उनकी। तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न प्रकार के घर में लैपटॉप कितने हैं, मोबाइल कितने हैं, यहाँ तक कि ये वाले क्वेश्चन भी थे सेंसस में, ठीक है। तो इस तरह से 35 तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे 2011 के सेंसस में, 35 प्रश्न थे, ठीक है, 35 प्रश्न। फिर गांव जो थे वो 6.41 लाख गांव उस समय चिन्हित किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। फिर है डिवाइडिंग ईयर। डिवाइडिंग ईयर क्या होता है? जब से जनसंख्या ने ग्रो करना शुरू हुई है, ठीक है। भारत की जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना अब, तो ग्रो करना कब से शुरू हुई? 1921 से, सॉरी, क्योंकि उसके पहले जो थे बहुत सारी महामारी आ जाती थी, अकाल पड़ जाते थे, तो पॉपुलेशन ड्रास्टिकली गिर जाती थी। अकाल पड़ गए तो लाखों लाखों लोग मर गए, जैसे बंगाल का अकाल, उड़ीसा का अकाल आपने सुना होगा हिस्ट्री में। तो उस तरह से बहुत ड्रास्टिकली गिर जाती थी पॉपुलेशन। पर 1921 के बाद से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है लगातार, ठीक है। और 1951 से 1981 के बीच के काल को क्या बोला जाता है? जनसंख्या विस्फोट का काल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्वतंत्रता मिल गई थी 1947 में। उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रण किया था कि कोई भी भारत का नागरिक भूखा नहीं सोएगा, और भूखा नहीं सोएगा। उसके बाद हरित क्रांति आई, खूब फसलों का उत्पादन हुआ और खुशहाली आ गई पूरे भारत में। और खुशहाली के बाद क्या हुआ? जनसंख्या विस्फोट हुआ, ठीक है। तो 1951 से 1981 का काल जो था वो जनसंख्या विस्फोट का काल था। 1981 के बाद फिर गवर्नमेंट ने मीजर लेने शुरू करे, जैसे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाए गए। तो उसके बाद से फिर जनसंख्या पर कंट्रोल करना शुरू किया गया, ठीक है। अच्छा, 2011 के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है? इसका मतलब है किसमें सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है? तो वो है तमिलनाडु, ठीक है। और सबसे कम शहरी जनसंख्या कहां पर है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अच्छा, मोस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन का मतलब प्रतिशतता में सबसे ज्यादा।
प्रतिशतता में तमिलनाडु में और प्रतिशतता में सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। और अगर ये ले कि सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन जनसंख्या में, तो वो महाराष्ट्र में, ठीक है। परसेंटेज में शहरी पॉपुलेशन तमिलनाडु में और नंबर में किसमें, महाराष्ट्र में। फिर है सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा ट्राइबल ग्रुप काउंट किया गया था 2011 की जनगणना में, तो वो किया गया था भील, ठीक है। ये याद रखिएगा आप कि भील सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप जो है वो क्या बोलते हैं, नामांकित किया गया था, काउंट किया गया था। फिर है कि हिंदी के बाद कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जा रही थी 2011 के जनगणना के अनुसार, तो वो लैंग्वेज थी बंगाली, ठीक है। बंगाली सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज काउंट की गई थी। फिर आता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जिसको बोलते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है कि कार्यशील जो जनसंख्या है भारत की, कार्यशील आयु कितनी ली जाती है, कार्यशील आयु भारत में, तो कार्यशील आयु ली जाती है 15 से 60 वर्ष, ठीक है। तो 15 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो ज्यादातर वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम रोजगार में नहीं लगा सकते, वो बाल श्रम के अंतर्गत लिया जाता है। पर 15 साल से ऊपर का जो भी होता है वो फिर वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट होता है और उस पर उसे बाल श्रम के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता। इसी तरह से 60 साल पे रिटायरमेंट हो जाता है, तो हाईएस्ट आयु को आप 60 साल इस तरह से याद करिए कि रिटायरमेंट की एज 60 साल होती है और 14 साल से कम के बच्चों को श्रम में बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। तो 15 से 60 क्या हो गई, वर्किंग एज हो गई, ठीक है, भारत में। क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था, तो भारत में जनगणना का कार्य अभी हमने देखा कब किया गया था, लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1871 में, ठीक है, सॉरी 1872 में। लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो 72 का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा कि पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिनमें रॉन्ग आंसर्स होते हैं, तो बाद में वो क्वेश्चन या तो हटा दिए जाते हैं या फिर उनका आंसर कुछ और मान लिया जाता है, ठीक है। तो शायद इसका आंसर सी मान लिया गया था, पर इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो सी नहीं होगा, वो होगा 1872, ठीक है, 1872। और 1881 में सिस्टमैटिक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रथम पूछ रहा है तो 1872 आंसर। फिर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, तो जनसंख्या स्थायित्व का अभी हमने देखा कब, पहले 2045 था पर रिवाइज करके उसे 2070 कर दिया गया है, ठीक है, तो 2070 हो गया। ये तो हो गई हमारी भारत की जनगणना के जो इंपॉर्टेंट डेटा थे और जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थे प्रीवियस क्वेश्चन, वो सारे हमने कवर कर लिए, ठीक है। अभी थोड़े क्वेश्चन बचे हैं भारत की जनगणना के, वो हम वीडियो के लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन है उनके अंतर्गत कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना, ठीक है। तो जो भारत की जनगणना थी उसी में से ही निकल के आई है राज्य की जनगणना, और राज्य को हम कैसे पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश को हम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो थी 2011 के अनुसार वो काउंट की गई थी 19.98 करोड़, ठीक है। इसमें से पुरुष थे 10.45 करोड़, जो कि पूरी पॉपुलेशन मतलब यूपी की पॉपुलेशन का 52.28% थे, ठीक है, 52.28% थे। और जो फीमेल थी वो 9.53 करोड़, जो कि 43.72%, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो लिंगानुपात है वो कम है, तो इसी वजह से पुरुष से महिलाओं की संख्या भी कम हो गई, ठीक है। दशकीय वृद्धि, इसका मतलब है 2001 से लेके 2011 तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो वो हुई 20.2% की वृद्धि, ठीक है। और अगर अब भारत की पूरी जनसंख्या जो कि 121 करोड़ थी, ठीक है, 121 करोड़ कुल भारत की जनसंख्या थी, उसमें से 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो दोनों का अगर हम परसेंटेज ले लें तो कितना आएगा 16.50, ठीक है, 16.5% सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। फिर आता है जनसंख्या घनत्व, तो पूरे भारत का हमने कितना देखा था, 300 कुछ था, ये था पूरे भारत का था 382, ठीक है,
382 पूरे भारत का था और उसमें से 829 उत्तर प्रदेश का जनसंख्या गलत है, ठीक है। तो 382 तो इंडिया का और उत्तर प्रदेश का कितना 829 हो गया, ठीक है। और ये जनसंख्या घनत्व तो कितना है, ये 9th इन इंडिया है, ठीक है। अगर इंडिया के संदर्भ में देखें तो 9वें स्थान पर है। फिर आता है नगरीय संख्या, जनसंख्या कितनी है, तो जो कुल जनसंख्या है उसमें से 4.48 करोड़ नगरों में निवास करती है और ये कुल यूपी की जनसंख्या का 22.3% हिस्सा है। ग्रामीण जनसंख्या 15.53 करोड़ और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 77.7%, ठीक है। उसके बाद जन्म दर कितनी है, तो ये है 28.3%, ठीक है। और मृत्यु दर कितनी है, मतलब पिछले 10 सालों में जन्म दर, डिकेडल ग्रोथ, ठीक है। पिछले 10 साल मतलब 2001 से 2011 तक 28.3% लोग की बर्थ रेट है रहा है और मृत्यु दर कितनी रही है 8.1%, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जन्म दर और माइनस मृत्यु दर कर दें तो कितनी बन जाएगी, वृद्धि दर बन जाएगी, ठीक है। तो अगर इसमें से कर देंगे 28.3 और -8.1 तो कितनी आ गई 20.2 और 20.2 क्या हो गई, फिर ये दशकीय वृद्धि दर हो गई, ठीक है। ये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कि लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, तो ये 912, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष वाला, तो वो कितना 902, ठीक है। तो ओवरऑल ज्यादा है लेकिन 0 से 6 वर्ष में और कम हो गया। उसके बाद लिटरेसी, तो टोटल अगर लेते हैं पॉपुलेशन, टोटल मतलब 7 वर्ष से ऊपर की पॉपुलेशन, तो उसमें से कितना परसेंट लिटरेसी 67.7%। और इसमें से जितने भी लिटरेट लोग हैं महिला पुरुष मिला के, उसमें से 77 पुरुषों का जो है वो 77.3% और महिलाओं की लिटरेसी रेट है 57.2%, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि पुरुष की लिटरेसी 77.3% और महिलाओं की जो है लिटरेसी रेट वो कितना है 57.2% है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि साक्षरता के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये है कि सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी कहाँ पर है, महिला साक्षरता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है कानपुर नगर में, ठीक है, कानपुर सिटी में। फिर पुरुष साक्षरता सबसे हाईएस्ट किस में है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर या जिसे नोएडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल लिटरेसी रेट किस में ज्यादा है, तो ये भी गौतम बुद्ध नगर में। तो पुरुष लिटरेसी और ओवरऑल लिटरेसी ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा, गौतम बुद्ध नगर में। और महिला लिटरेसी किस में ज्यादा, ये कानपुर सिटी में ज्यादा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अभी हमने देखा कितना है 16.50, ठीक है, 16.50% है। पर इसमें क्या आंसर दे रखा है, इसमें दे रखा है 16.16। 16.16 जो थी 16.16 16.16% थी 2001 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत। तो यही सेम वही आयोग के रॉन्ग क्वेश्चन की तरह कि इसका भी सेटिस्फैक्टरी जो आंसर नहीं दिया गया था, इसका राइट आंसर होना चाहिए था 16.5%, ठीक है। पर क्योंकि पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने इस लेक्चर में ले लिया है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा, अभी हमने देखा पीछे भी देखा कि गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता। फिर सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम दो, एक तो श्रावस्ती और दूसरा बहराइच, ठीक है। श्रावस्ती और बहराइच सबसे कम साक्षर और गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा साक्षर। फिर है सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला, जिसमें एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ये कौन सा है, ये है सीतापुर, ठीक है।
तो ऐसे एस से एससी और एस से सीतापुर, इस तरह से आप कोरिलेट मतलब याद करने की ट्रिक है। फिर है अनुसूचित जाति जनसंख्या कितने परसेंट थी ओवरऑल परसेंट जनसंख्या के। तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या थी, ठीक है, 2011 की, उसका 20.69% एससी पॉपुलेशन काउंट की गई थी, ठीक है। तो 20.69% ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अभी हमने देखा कि ओवरऑल साक्षरता दर कहाँ पर कम है, श्रावस्ती में और बहराइच में। तो वही है कि श्रावस्ती में जो है वो फीमेल लिटरेसी रेट भी सबसे कम है, ठीक है। तो श्रावस्ती इसका आंसर हो गया। फिर आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। आप देखिए ये जो है चार्ट, ये पूरे जिले का है। जिले में क्या होता है, गांव भी आते हैं, शहर भी आते हैं, ठीक है। और अभी आगे हम एक चार्ट देखेंगे जो सिर्फ सिटी का चार्ट है, ठीक है। तो नगरीय संकुल का चार्ट वो अलग है। तो अभी हम जिले देखते हैं। तो जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलस कौन सा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इलाहाबाद की, फिर मुरादाबाद की और फिर गाजियाबाद की, ठीक है। ये तो सबसे ज्यादा वाले हो गए। अब सबसे कम वाले कौन से हैं, ये है महोबा, ठीक है, और फिर चित्रकूट और उसके बाद हमीरपुर, ठीक है। तो तीनों ही याद रखिएगा। ज्यादा वाले इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद, तीनों बाद है, ठीक है। और कम वाले कौन से हैं, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर, ठीक है। तो इलाहाबाद की पॉपुलेशन है 59, 59 लाख, और इसकी कितनी है, महोबा की 8 लाख, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। फिर देख लेते हैं कि नगरीय 10 लाख से ज्यादा नगरीय संकुलों का, ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर है। तो ये याद रखिएगा कि कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ, इलाहाबाद, ठीक है। तो इस तरह से नगरीय संकुलों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही मतलब ज्यादा से कम में। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहला कौन सा, ये हो गया कानपुर, ठीक है। फिर लखनऊ, तो 2, 2 के बाद 4, तो ये आ गया आंसर। उसके बाद गाजियाबाद और उसके बाद फिर आगरा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किसमें है, देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज्यादा है और उसमें परसेंटेज ऑफ ग्रामीण भी ज्यादा, 77%, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा था 15.53 करोड़, ठीक है, ग्रामीण पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो धर्म के अनुसार जनगणना की डेटा जो आए हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो हिंदू की जनसंख्या है 15.93 करोड़, ठीक है। मुस्लिम 3.85, सिख 6.43 लाख, ठीक है। ईसाई 3.57 लाख, जैन 2.13 लाख और बौद्ध 2.06 लाख। तो आप ऑर्डर याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन और फिर बौद्ध, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप एक याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी इस ऑर्डर में लगाने को आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम क्या बोलते हैं लिंगानुपात देखें, तो लिंगानुपात में क्या हो गया, सबसे अधिक लिंगानुपात हो गया ईसाई का, ठीक है, कितना हो गया 950। उसके बाद हो गया मुस्लिम का 937, उसके बाद फिर हो गया जैन का, ठीक है, 921, फिर हो गया बौद्ध का 920, फिर हो गया हिंदू का 907 और सबसे कम सिख का, ठीक है, तो 885, ठीक है। तो सबसे कम ये हो गया। अब उसके बाद दशकीय वृद्धि अगर देखें, मतलब 2001 से 2011 तक कितना पॉपुलेशन परसेंटेज, मतलब जो पॉपुलेशन में परसेंटेज है वो घटा है या बढ़ा है, तो वो देख लेते हैं। तो हिंदू तो बढ़े हैं 18.9%, मुस्लिम बढ़े हैं 25.2%, सिख कम हुए हैं, ठीक है। तो सिख हमने इंडिया में भी देखे थे कि माइनस में परसेंटेज गया था और इसमें भी, मतलब जनसंख्या बढ़ी होगी पर परसेंटेज नहीं बढ़ा, परसेंटेज कम हो गया ओवरऑल पॉपुलेशन में, ठीक है। ये होता है नेगेटिव का मतलब।
फिर क्रिश्चियन बढ़े हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन ही बढ़े हैं 67.7%। इसका रीज़न ये भी है कि कन्वर्जन भी इसका रीज़न है, कन्वर्ट हो जाते हैं लोग ईसाई धर्म में। फिर जैन 3% और बौद्ध कम हुए हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में कौन-कौन से गए? सिख और बौद्ध जो थे वो तो नेगेटिव में गए हैं और बाकी सभी बढ़े हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दशकीय वृद्धि का एक बार ट्रेंड कि कैसे-कैसे दशकीय वृद्धि हुई है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे 1951 से लेके 1961 पूरा ट्रेंड है 11 तक का। तो कंटिन्यूअस ग्रोइंग है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस जो आप देख रहे होंगे कि ग्रो हो रही है पॉपुलेशन। उसके बाद दशकीय वृद्धि में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा हुई है? तो सबसे ज़्यादा हुई है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, 49.1%। गौतम बुद्ध नगर क्या? नोएडा। तो एक इसका रीज़न ये भी है, प्रवास इसका रीज़न भी है, क्योंकि लोग जॉब के लिए नोएडा जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो 49.1% जो ग्रोथ है वो नोएडा में हुई है सबसे ज़्यादा किसी डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे कम हुई है कानपुर में, ठीक है। कानपुर में कितनी? 9.9%, ठीक है। सबसे ज़्यादा नोएडा और सबसे कम कानपुर, दोनों आप डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखिएगा। फिर आता है जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसमें है? ये है गाज़ियाबाद में। 3,971 लोग रहते हैं गाज़ियाबाद के 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। तो दिल्ली में भी हाईएस्ट हमने देखी थी पॉपुलेशन डेंसिटी, और दिल्ली गाज़ियाबाद ज्योग्राफिकली अगल-बगल है, ठीक है। तो उससे आप याद रख लीजिएगा कि घनत्व किसमें सबसे ज़्यादा? गाज़ियाबाद में। फिर दूसरे नंबर पे बनारस और तीसरे नंबर पे वाराणसी, फिर तीसरे नंबर पे लखनऊ, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले सबसे कम वाले कौन से हैं? ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ललितपुर में सबसे कम 242 और 242 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में, सोनभद्र में 270 और हमीरपुर में 275, ठीक है। तो दो नाम जो याद रखने वाले हैं, सबसे ज़्यादा वाला गाज़ियाबाद जनघनत्व वाला जिला और सबसे कम जनघनत्व वाला ललितपुर, ठीक है। दो नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो अभी हमने देखा किसका अधिक है? गाज़ियाबाद का, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो गया, गाज़ियाबाद। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनसंख्या नीति निकाली गई है, ठीक है। जनसंख्या नीति क्यों निकाली गई है? अभी हमने देखा कि इंडिया में जो उत्तर प्रदेश है वो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला, और सबसे अधिक जनसंख्या के अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है। अति संसाधन जितने होते हैं उनका अति दोहन हो जाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा एक नीति लाई गई। उस नीति में क्या किया गया कि 2026 तक जो फर्टिलिटी रेट है उत्तर प्रदेश का, उसको 2.1 तक लाना है। 2.1 फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो जितने पॉपुलेशन है उसमें उसके रिस्पेक्ट में, मतलब देखिए, जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए क्या चाहिए? जितनी मृत्यु हो रही हैं उतने ही जन्म हो, तो बैलेंस हो जाएगा दोनों में। और 2.1 का बर्थ रेट का मतलब क्या है कि दो लोग, हम दो हमारे दो, जो आपने सुना होगा ना, वो हम दो हमारे दो इसीलिए है क्योंकि जब हम 2 से 2 लोग होंगे तो 2 को रिप्लेस कर देंगे और स्टेबलाइजेशन रहेगा पॉपुलेशन में, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए बर्थ रेट होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक लिए गए, वो कितना लिया गया है? वो 2.1 का मानक लिया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो यही उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या पॉलिसी है उसका भी उद्देश्य है कि 2026 तक 2.1 जन्म दर लानी है और इसे 2030 तक कितना लाना है? ये 1.7 लाना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है मेन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा एक, ठीक है। तो ये क्या है? 2007 अभी जो करंट रेट चल रहा है वो 2007 का चल रहा है, ठीक है। वर्तमान में 2007 जन्म दर है।
वर्तमान 2007 और इसे 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.7 पर लेकर आना है, ठीक है। और बाकी और भी है कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवेलेंस रेट जो है वो 45% 2026 तक लाना है, ठीक है, और 52% 2030 तक लाना है, ठीक है। तो जो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय होते हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मेन जो इसमें से सबसे याद रखने वाली चीज़ है वो यही दोनों थी कि एक तो जन्म दर 2.1%, ठीक है, 2.1 पे लेकर आना है, और इसको क्या बोलते हैं, 2.1 को बोलते हैं रिप्लेसमेंट दर, ठीक है, जनसंख्या रिप्लेसमेंट दर। क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अभी 2007 है और इसे 2026 तक 2.7 है और 2026 तक इसे 2.1 करना है, ठीक है। तो दोनों सही हो गए, आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन है प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या के कुल प्रजनन दर, जिसे क्या बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेशियो, TFR शॉर्ट में, क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 2.1, ठीक है, 2.1 होनी चाहिए। फिर कुछ मिसलेनियस PYQ हैं जो इस शॉर्ट थ्योरी पे बेसिस नहीं है, या जनगणना के बारे में और भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स वगैरह जो आयोजित की जाती हैं उनको भी मैंने आज के वीडियो में उन सारे PYQ को ले लिया है, तो वो देख लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, अच्छा ये क्वेश्चन तो शायद 2 बार रिपीट हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो विधेयक का उद्देश्य 2026 तक 2001 प्रति हजार जनसंख्या कम करना है और वर्तमान में राज्य में 2.7 प्रति हजार प्रजनन दर है, तो दोनों ही सही थे, अभी हम देख चुके हैं, बोथ 1 और 2 इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन है टी मॉल्थस ने, ये जनसंख्या से रिलेटेड ही एक कर्व बनता है, टी मॉल्थस ने बनाया था, जो उससे संबंधित क्वेश्चन आया था। टी मॉल्थस ने सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक द माल्थुसियन थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जो निम्न से संबंधित है। तो किससे संबंधित होता है? तो आप याद रखिएगा माल्थुसियन कर्व जो होता है वो जनसंख्या से संबंधित होता है, ठीक है, पॉपुलेशन से। ये क्या था? ये बोलता है कि संसाधन तो सीमित रहते हैं, ठीक है, संसाधन सीमित है, ये देखिए ये कर्व है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन यूं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये रिसोर्सेज की लाइन है, ठीक है, और ये पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और रिसोर्सेज सीमित है। पर एक ऐसी स्थिति आएगी जब वहां पर कट लगेगा जनसंख्या के बढ़ने पर। वो स्थिति कोई सी भी हो सकती है, युद्ध की हो सकती है, महामारी की हो सकती है। तो इस तरह से जनसंख्या और जो रिसोर्सेज है उनमें नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। जनसंख्या पे जो कट लगता है ड्रास्टिक ग्रोथ में, उसकी वजह से रिसोर्सेज और जनसंख्या बैलेंस रहती है फिर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये माल्थुसियन थ्योरी होगी, तो आप याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी लाभांश है, द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज, ये क्या होता है? ये होता है 15 से 60 साल, ठीक है, जो अभी हमने देखा 15 to 59 ईयर्स की कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होती है और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि जो 15 से छोटे बच्चे हैं वो डिपेंडेंट है और जो 60 से ऊपर वाले लोग हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं। तो जो मुख्य उत्पादकता होती है वो 15 से 60 वर्ष के लोगों के द्वारा ही मतलब उत्पादकता जो है वो दिखाई जाती है, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी की थी? तो ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा। तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसने जारी की थी? ये जारी की थी यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा।
यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसका टाइटल क्या था? इस रिपोर्ट का टाइटल था माई बॉडी इज माई ओन, ठीक है। टाइटल था माई बॉडी इज माई ओन, ठीक है। और जो हमने सेंसस का पढ़ा था, सेंसस 2011 की कौन सी लाइन थी, टैगलाइन थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया था, दो उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर भारत की जनगणना में किस वर्ष 10 लाखीय नगर बने? तो किस वर्ष ये बने थे? ये बने थे 1971 और 81 में, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, तो याद कर लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अनुसूची का एक्चुअली पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, पर क्योंकि इसमें जनगणना भी शामिल हुई थी इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो इसमें है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का है, तो ये अभी हम देख चुके हैं कि जनगणना जो केंद्र सूची में आता है, संघ सूची में, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो गलत पूछ रहा था, तो यही गलत था, ये 4th होना चाहिए था इसका आंसर। 4थी अनुसूची में आता है, और दल बदल विरोधी जो है वो 10वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? इसका आंसर सी, ठीक है। तो जनगणना याद रखिएगा, केंद्र सूची का विषय है। फिर क्वेश्चन है, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि? तो देखिए, निर्भरता अनुपात क्या होता है? निर्भरता अनुपात हमने देखा 0 से 14 वर्ष ये निर्भर जनसंख्या है, और 60 वर्ष से ज्यादा की निर्भर जनसंख्या है। तो निर्भरता अनुपात क्यों घट रहा है? क्योंकि जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अनुपात बढ़ रहा है, ठीक है। तो भारत की बोली जाती है ना कि सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या जो है वो भारत में है परसेंटेज के हिसाब से। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन का परसेंटेज निकाले तो उसमें से 15 से 60 वर्ष के लोगों का परसेंटेज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट परसेंटेज है। अब मुझे सबसे ज्यादा है कि ये श्योर नहीं हूं मैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े कंट्रीज है उनमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप चाइना की या जापान की पॉपुलेशन देखेंगे ना, तो वो ज्यादातर एजिंग पॉपुलेशन है, 60 वर्ष से ज्यादा के लोग बहुत हैं वहां पर। और क्योंकि वहां पर जो बर्थ कंट्रोल है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, इसलिए बर्थ रेशियो मतलब बर्थ रेट घट चुका है और एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। लेकिन इंडिया की है जो वो युवा जनसंख्या ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि भारत में निर्भरता का अनुपात क्यों घट रहा है? क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक हो गई है, ठीक है। इसलिए परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है, तो सी इसका आंसर हो गया। फिर है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो बोल रहे हैं प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? नेचुरल बर्थ रेट या डेथ रेट। लेकिन अप्राकृतिक प्रवास करना, ठीक है। जैसे हम जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो ये वृद्धि जो है वो प्राकृतिक वृद्धि नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इनमें से बोल रहा है किसका परिणाम है? तो अशोधित जन्म दर का है, अशोधित मृत्यु दर का है। प्रव्रजन मतलब मूवमेंट एक जगह से, तो ये नहीं है। और विवाह भी नहीं है, विवाह कोई प्राकृतिक नहीं होता, वो तो हम वॉलंटरी अपने मन से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या हो गया इसमें? प्राकृतिक सिर्फ ए और बी हैं, तो आंसर इसका डी हो गया, ठीक है। डी इसका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने देखा कि पहले स्लाइड में देख चुके थे कि 11 जुलाई को, ठीक है। तो जरूर याद रखिएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। फिर है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएन डेसा के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा। तो कितना परसेंट कर रहा था इस रिपोर्ट के अनुसार? ये कर रहा था 55%, ठीक है, 55%। और 2050 तक ये कितना एक्सपेक्टेड है? ये 68% एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक विश्व में 68% लोग शहरों में रहने लगेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, जनगणना प्रक्षेपण रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है।
वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत आयु होगी। तो पूरे भारत की औसत आयु कितनी? 29 वर्ष। ठीक है? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2020 में एवरेज अगर पूरी इंडिया की पॉपुलेशन का लिया जाए तो एवरेज पॉपुलेशन बनेगी 29 वर्ष की, इसीलिए इसको युवा जनसंख्या बोलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जनसंख्या के इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सभी इसमें कवर कर लिए गए हैं। हालांकि जनसंख्या बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि एक रिपोर्ट आती है उसमें कई तरह के डेटा होते हैं और आपने देखा 35 तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कई सारे उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पर जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा थे वो सारे इस लेक्चर में कवर कर लिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने पीसीएस अभ्यास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।